गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 9th क्लास सिविक्स का सेकंड चैप्टर दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इसमें हमने अलग अलग स्टोरीज के तहत हमने जानने की कोशिश की दैट व्हाट इज डेमोक्रेसी, और फिर हमने देखा एक सिंपल डेफिनेशन और उसी में उसका आंसर था जो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इज द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसकी थर्ड पार्ट में है और जैसे आप थर्ड पार्ट देखेंगे तो व्हाई डेमोक्रेसी, यानी कि अब हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी ही क्यों। हालांकि हमने ये चीज कहीं ना कहीं मतलब उसी चीज को अब आप डिफरेंट तरीके से देखोगे। तो जैसे ही आप इस टॉपिक को हम टच करते हैं तो इसमें सबसे पहले एक डिस्कशन हो रही होती है मैडम लिंगदो की क्लास में, और जैसे ही मैडम लिंगदो की क्लास में जब डिस्कशन हो रही होती है तो कुछ बच्चे अलग अलग, ज्यादातर आप इसमें नाम देखेंगे जो ईस्टर्न साइड के बच्चों के नाम है, ताकि एक इंटीग्रिटी बनी रहे हमारे एनसीईआरटी में भी। जो नॉर्थ के पढ़ रहे हैं तो उनको भी वो नाम इजिली पता होने चाहिए। तो योलांडा जो है, योलांडा जब डिस्कशन चल रही होती है तो योलांडा एक इसमें बच्चा है, तो वो कहती है कि भाई जो है सभी कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज गुड, डेमोक्रेसी इज गुड। तो क्या क्वेश्चन है इसके ऊपर? तो डेमोक्रेसी इज गुड, लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही टैंकिनी जो एक बच्चे का नाम है वो बोलता है कि लेकिन मैडम लिंगदो ने कहा है कि किसी भी फेमस चीज को हमें मतलब इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो फेमस है या उसको सभी मानते हैं, इट मे बी रॉन्ग ऑल्सो, है ना। तो जब वो ये बोलता है तो कि भाई जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अब्राहम लिंकन ने कहा है दैट इट इज अ टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो उसमें मैडम लिंगदो ने कहा था कि भाई हमें कोई भी चीज इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए क्योंकि वो बहुत फेमस है या किसी फेमस व्यक्ति ने कही है। तो यही चीज यहाँ पे वो रिपीट करता है। तो एक टीचर का जो इम्पैक्ट है बच्चे के ऊपर वो आपने देखा किस तरीके से जाता है। तो टैंकिनी उस चीज को रिमाइंड कराता है कि मैम ने मना किया था। तो एकदम से जेनी बोलती है कि भाई यस इट इज एक्चुअली रॉन्ग पाथ। तो वो वहां पे वो कह रही है कि योलांडा कह रही है कि ये तो बहुत ही एक अच्छी है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है? तो जेनी कहती है कि इट्स अ रॉन्ग पाथ। हम पिछले 50 सालों से हम डेमोक्रेटिक है, इंडिया से, लेकिन हमारे यहाँ पे पॉवर्टी इतनी है ना, पॉवर्टी का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो हाउ डेमोक्रेसी कैन बी बेस्ट? तो फिर उसके बाद जो रिबियांग है, रिबियांग कहते हैं लेकिन इसका डेमोक्रेसी से क्या लेना देना है? हम डेमोक्रेटिक है इसलिए पुअर है कि मतलब कि हम पुअर हैं और फिर भी हम डेमोक्रेसी की तरफ हैं। तो उसका एक इस तरीके से क्वेश्चन है। बट व्हाट हैज डेमोक्रेसी गॉट टू डू विद इट? डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक और डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी? यानी कि उसके बाद भी हम मतलब हमारी पॉवर्टी है। तो जेनी बोलती है वट एवर हाउ डज इट मेक डिफरेंस? द पॉइंट इज दैट दिस कांट बी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट chaos, instability, corruption and hypocrisy. Politicians fight among themselves. Who cares for the country? तो जैसा कि आप कई बार आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा, इतने बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, इतना महंगाई बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट कर क्या रही है? मतलब अपने ही करप्शन, और फिर हम बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के करप्शन को जब हम सुनते हैं तो ये इस तरीके के विचार आ जाते हैं। तो इतने में पोइमॉन कहते हैं सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड? गो बैक टू द ब्रिटिश रूल। तो मतलब इसके अलावा हमारे पास और ऑप्शन क्या है? कि हम दोबारा से ब्रिटिश रूल की तरफ जाएं, हम किसी किंग को बुलाएं कि वो आकर दोबारा से हमारे ऊपर रूल करें, रूल द कंट्री, क्या वो सही है? तो इतने में रोज, ये एक बड़ा ही एक जब हम एग्रेसिव होते हैं तो जो रोज ने कहा है ये ज्यादातर कहीं ना कहीं भारतीय युवाओं में भी हमने ये चीज मतलब मैंने ये चीज महसूस की है, जो कि अब आप खुद रियलाइज करेंगे कि क्या वो सही है कि नहीं। रोज कहती है कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मतलब जो डिसीजन लेने में उसके पास ज्यादा टाइम ना लगे और वो फटाफट से चीजों को मतलब काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप। लेकिन उसकी मैं एग्जैक्ट वर्डिंग आपको बताता हूँ। आई डोंट नो, आई थिंक व्हाट दिस कंट्री नीड्स इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, समवन हु डज नॉट हैव टू बॉदर अबाउट इलेक्शंस इन पार्लियामेंट। वन लीडर शुड हैव ऑल द पावर्स. ही शुड बी एबल टू डू व्हाटएवर इज नीडेड इन कंट्रीज इंटरेस्ट. That alone can remove corruption and poverty from this country. तो इतने में कोई वहां से शाउट करता है कि इसको तो डिक्टेटरशिप बोलते हैं, है ना। तो वो कहती है कि भाई मतलब फिर वही कहती है कि व्हाट इफ दैट पर्सन स्टार्ट्स यूजिंग ऑल, मतलब फिर एक बच्चा कहता है, जो कहते हैं कि डिक्टेटर है, तो एक बच्चा वही कहता है कि क्या होगा अगर वो जो जिसको आप कह रहे हो कि वो व्यक्ति अगर वही करप्ट निकले, उसकी फैमिली करप्ट निकले, तो फिर हम क्या करेंगे? तो अगेन वी विल, हम मतलब एक जाल में फंस जाएंगे। तो दैट इज नॉट अ रियल डेमोक्रेसी। रोज, आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर। तो फिर दोबारा रोज कहती है कि नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, उनकी सोच तो ठीक है
कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो साथ में ईमानदार होना चाहिए। वो कह रही कि मैं तो ऐसा व्यक्ति सोच रही हूँ जो ईमानदार हो, सिंसियर हो और कंट्री के इंटरेस्ट के लिए ही बस वो जीता हो। तो लेकिन फिर हुई इसमें दोबारा से इंटरफेयर करती है और हुई कहती है कि बट दैट इज नॉट फेयर, यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद अ आइडियल डिक्टेटरशिप। आइडियल डिक्टेटरशिप यानी कि आइडियल डिक्टेटरशिप क्या, जो रोज सोच रही है कि वो एक आइडियल डिक्टेटरशिप होगी जहां पे जो व्यक्ति है जिसके पास सारी पावर है वो ईमानदार होगा, तो वो एक आइडियल सिचुएशन होगी डिक्टेटरशिप की। तो और हम डेमोक्रेसी की रियलिटी, तो ये यहाँ पे ये कहना चाहती है कि भाई रियल को रियल के साथ करो, यानी कि रियल डेमोक्रेसी को रियल डिक्टेटरशिप के साथ करो और आइडियल डिक्टेटरशिप को आइडियल डेमोक्रेसी के साथ करो, तब तो इसका कंपैरिजन समझ में आता है। लेकिन हम ऐसा नहीं हो सकता है कि एक तरफ हम रियल की बात कर रहे हैं और एक तरफ हम आइडियल की, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये सब जब बातें हो रही होती है तो मैडम लिंगडो को ये देख के काफी अच्छा लगता है कि जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं अपने दिमाग से क्वेश्चंस उठा रहे हैं और उनके दिमाग बहुत ही सही दिशा में चल रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठने चाहिए बच्चों के माइंड में। तो फिर साथ में मतलब मैडम बोलती है कि भाई मुझे तो जब बच्चों के साथ जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो कहते हैं कि भाई अगर आपको आपके जो भी विचार हैं, अगर आपको वो विचार बोलने ही ना दिए जाएं, है ना, जो आप बोल रहे हैं सभी, जैनी हुई, रिबांग, योलांडा, अगर आपको बोलने ही नहीं दिया जाए तो क्या आपको कैसा लगेगा, हाउ यू विल फील? तो ऑब्वियस बात है, बुरा लगेगा। तो डेमोक्रेसी में तो हम बोल सकते हैं, लेकिन किसी और उसमें जैसे कम्युनिस्ट हमने देखा, मिलिट्री रूल हमने देखा, तो वहां पे आप नहीं बोल सकते हैं, मोनार्की में हम नहीं बोल सकते हैं। आई होप जब मैं टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूं तो आपको इनका मतलब पता है। तो ये सब जब बातें हुई तो उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है, मतलब हमने इसमें कंक्लूजन लेने की कोशिश की कि बच्चों के माइंड में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर आप इस चीज को सोच रहे हैं डेमोक्रेसी की, तो आपके माइंड में भी जब हम अगर क्लास में होते तो सेम क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर माइंड ऑल्सो। तो अब ये देखना है कि जो हमने डेमोक्रेसी की, वाई डेमोक्रेसी, तो अब हम इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, फीचर्स, एक तो हमने क्या किया था, सिंपल डेफिनेशन एंड फीचर्स। फीचर्स आर की वो कैसा होता है ना, यानी कि वो उसकी डेफिनेशन में से ही है। लेकिन जब हम बोलते हैं एडवांटेज कि उसकी क्या मेरिट्स हैं, और या उसके फेवर में जब हम बोलते हैं उसके मेरिट्स क्या हैं, तो और दूसरी तरफ अगेंस्ट में जो हम बोलेंगे डेमोक्रेसी के, तो यानी कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक फेवर में कुछ अच्छे होते हैं उसके अंदर बातें और कुछ बुरी होती हैं। तो इसी के साथ ही आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, बहुत इजी हैं जब आप इसको देखेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। जो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है प्यारे बच्चों, वो क्योंकि उसी में से ही है, वो थोड़ा सा जब पेपर थोड़ा सा टफ करना हो तब फीचर्स वाला क्वेश्चन आता है। अदरवाइज ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं और ये बहुत चांसेस होते हैं 100% इस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा, जो मुझे लगता है वो इन दोनों में से ही आएगा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए हम इसको साथ साथ में याद भी करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में क्या क्या बातें हैं। इस क्वेश्चन को और किस तरीके से पूछा जा सकता है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, है ना, डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेजेस, फीचर नहीं, फीचर के साथ इसको मत कंफ्यूज करना, फीचर्स आर फीचर, वो सिंपल डेफिनेशन के अंदर ही है। अब हम क्या बात करें कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, और इसकी या इसको किस तरीके से पूछा जा सकता है, डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, राइट, ठीक है, अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डिमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। और इसी को जब हम फेवर में करेंगे तो सेम एडवांटेज हो जाएगा, मेरिट्स हो जाएगा, और इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। तो जब हम ये क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले या इस टॉपिक को शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। आपको पता है कि ये एक ऐसा वर्ड जो लगभग दुनिया के हर व्यक्ति को पता है इस समय, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जो बोल पाता है, जिसमें थोड़ी सी भी समझ है, तो सभी जानते हैं कि कोरोना, है ना, कोरोना की वजह, और उसको हमने क्या नाम दिया है, कोविड। और जो कोविड है, यानी कि जो बीमारी है, ये मॉरलिटी नहीं देखती है। मॉरलिटी का मतलब क्या होता है, जब हम युद्ध करते हैं, दो कंट्रीज आपस में युद्ध करती हैं, तो वो कभी भी बूढ़ों को और बच्चों को, राइट, यानी कि हम अगर मोटा मोटा लें तो बूढ़े यानी कि जो हमारे आदरणीय बुजुर्ग हैं, और जो छोटे बच्चे हैं, उनको ये कभी भी मतलब मॉरलिटी के हिसाब से उनके ऊपर अटैक नहीं किया जाता। लेकिन ये एक बीमारी है, इसके अंदर कोई स्कोप नहीं है मॉरलिटी का, ठीक है,
कोविड जो है, जो बीमारी है, वो मॉरेलिटी नहीं देखती है, वो बच्चे और बूढ़े को बल्कि ज्यादा अटैक करती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमजोर होती है। अब आप कहेंगे सर सिविक्स में आपने ये कोविड वाला क्वेश्चन कैसे डाल दिया? तो प्यारे बच्चों, ये आपको याद करने के लिए है, नो स्कोप फॉर मॉरेलिटी, ये आपको याद रखना है। और साथ में याद रखना है कोविड, COVID, नॉट COVID। कोविड इज दैट कोविड एंड दिस इज कोविड। अच्छा, कोविड-19 का हमें पता होना चाहिए कि क्या इसका फुल फॉर्म है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको खुद बता रहा हूं। कोविड, CO यानी कोरोना, VI यानी वायरस एंड D फॉर डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज। और 19 क्यों लगा है? क्योंकि दिसंबर 2019 में पहला केस चाइना के यूहान शहर में आया था, इसलिए इसको 19 बोला गया है, कोविड-19। ठीक है, लेकिन हमें क्या याद रखना है? COVID, नॉट V। ठीक है, कोविड। N क्या है? वही नो स्कोप फॉर मॉरेलिटी। अभी हम अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, यानी कि डेमोक्रेसी की हम डिसएडवांटेजेस को देख रहे हैं, डिमेरिट्स को देख रहे हैं कि वो क्या है। तो अब आप देखेंगे कोविड, इसमें आपको याद रखना है कोविड नो स्कोप फॉर मॉरेलिटी, तो उसको शॉर्ट में मैंने N लिख दिया है, लेकिन आप इसको पूरा बोलेंगे नो स्कोप फॉर मॉरेलिटी। और नो स्कोप, अब आप इसको डेमोक्रेसी के साथ रिलेट करेंगे कोविड को, क्योंकि कोविड एक बीमारी है, अच्छी चीज नहीं है। तो ऐसी डेमोक्रेसी में डिमेरिट्स जो है, यानी कि जो उसकी जो गंदगी है, जो उसकी बीमारी है, वो क्या है, उसको हम अब देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे C फॉर करप्शन। प्यारे बच्चों, जब आप अपनी बुक खोलेंगे तो आपको यहाँ पर भी ये चीजें इजीली मिल जाएंगी, लेकिन जस्ट कि किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए, हालांकि इसके ऊपर मैं एक अलग से आप लोगों की वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू राइट आंसर्स टू गेट गुड मार्क्स, और इम्प्रेसिव आप किस तरीके से लिख सकते हैं, सो दैट कि आपके चांसेस बहुत कम हो कि आपका एक भी मार्क्स कटे। और SST एज अ सब्जेक्ट में आपके फुल मार्क्स आने बहुत ही आसान है। तो सबसे पहला C फॉर करप्शन। तो आप देखते हो प्यारे बच्चों, जैसे अभी हमने जब इंट्रोडक्शन में भी बात की थी कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगते हैं। तो हम देखते हैं कि मतलब मैक्सिमम आप कोई सा भी परिवार उठा के देख लें जो पॉलिटिक्स में, तो करप्शन है ना। तो और हमारा इंडिया डेमोक्रेसी है, तो इसलिए आप इसको इजीली रिलेट कर सकते हैं कि करप्शन यहाँ पे किस तरीके से है। तो उसी को अपने वर्ड्स में आप मतलब लिखेंगे तो सेम, आपको सिर्फ वर्ड याद रखना है, करप्शन। फिर ऑर्डिनरी पीपल। अब यहाँ पे क्या है कि जो ऑर्डिनरी पीपल है, क्या कहना चाहते हैं? जैसे मतलब ऑर्डिनरी पीपल, जो मैक्सिमम पीपल, आपको पता है हमारा लिटरेसी रेट कितना है ना, पूरे इंडिया का। तो उसके बाद भी बहुत सारे, और लिटरेसी का क्या डेफिनेशन होती है कि 7 साल से ऊपर वाले बच्चों को सिर्फ लिखना और थोड़ी सी गणित और थोड़ा बहुत टूटा फूटा उसको पढ़ना आ जाए तो उसको हम लिटरेट बोलते हैं। मतलब लिटरेट मतलब वो नहीं है कि वो ग्रेजुएट है या MA पोस्ट ग्रेजुएट है तभी वो लिटरेट है, मतलब कोई भी। तो इट इज वेरी इजी, और दैट्स वाई आवर जो लिटरेसी रेट है वो नियर अबाउट 75% है। लेकिन असल में जो ऑर्डिनरी पीपल है उनको पता ही नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में कि चल क्या रहा है। इवन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी नहीं पता है कि पॉलिटिक्स में एक्चुअल में चल क्या रहा है, जब तक वो उसके ऊपर टाइम नहीं देते हैं। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं इस पॉइंट के तहत कि जो ऑर्डिनरी पीपल है दे डोंट नो दैट व्हाट इज गुड फॉर देम एंड व्हाट इज बैड फॉर देम। तो वो मतलब किसी को भी मतलब चुन लेते हैं अपने उसमें वोट के अधिकार से, मतलब विदाउट एनी मच नॉलेज। तो ऑर्डिनरी पीपल डोंट हैव दैट मच। तो इसका जब आप पॉइंट देखोगे प्यारे बच्चों, तो आप देखोगे लास्ट वाला, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। तो ऑर्डिनरी पीपल ही तो डिसाइड कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, तो दे डोंट नो एनीथिंग, तो दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। तो ये डेमोक्रेसी में आपको बताने की कोशिश की। फिर है बैड डिसीजन। बैड डिसीजन को जब आप देखोगे प्यारे बच्चे, तो इसमें इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट। अब जैसे मान लो हम देखते हैं कि ज्यादातर आपकी ये आपने सुना भी होगा कि एक बार जब MP या MLA बन जाते हैं उसके बाद वो हमसे मिलते नहीं है। तो वो जब इलेक्शन का टाइम होता है तब तो वो गली गली दौड़ते हैं, पर्चे बांटते हैं, सब कुछ करते हैं कि हमें वोट देना। उसके बाद वो 5 साल तक अगर जीत जाते हैं तो वो कहीं दिखते नहीं है। उनको बेस्ट इंटरेस्ट नहीं पता है लोगों का। यहाँ पे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में हम कह रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं सही भी है कि हर MLA या हर MP को बेस्ट इंटरेस्ट नहीं पता। अगर उनको बेस्ट इंटरेस्ट पता है तो ग्राउंड पे रहेंगे तभी उनको पता चलेगा, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि हम उनसे मिल ही नहीं पाते। तो वो चीज क्या है, बैड डिसीजन। यानी कि अब क्योंकि वो जानते नहीं है रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी, तो उसके बाद जो भी वो डिसीजन लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव जाता है, वो इतना सही नहीं जाता है। तो इसलिए बैड डिसीजंस बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। फिर डिले। अब आपको पता है बेटा डेमोक्रेसी के अंदर
हालांकि इसका एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है। अब डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी जब डिसीजन लिया जाता है तो उसके लिए काफी माइंड्स एक साथ मिलके हर एक डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं। तो इसमें एक लंबा प्रोसेस निकल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये एक डिमेरिट भी है कि भाई अगर हमें कोई डिसीजन जल्दी लेना है तो हम एकदम से जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी, क्योंकि जो भी लोग उससे एफिलिएटेड है उन सबसे हमें बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें जब हम मेरिट्स देखेंगे तो आप उसमें इसी पॉइंट को दूसरे तरीके से देखेंगे, वो मैं आपको उस समय बताऊंगा। कोशिश करता हूं थोड़ी सी बताने की मेरिट में कि जब हम इतने लंबे प्रोसेस के बाद जब कोई डिसीजन लेते हैं तो इट मे पॉसिबल दैट इट इज डिले, द डिसीजन डिले, बट ये भी साथ में आपको मानना पड़ेगा कि अगर मान लो हम वो जल्दी ले लेते और उसके फिर नुकसान बहुत ज्यादा होते तो यानी वो नुकसान भी कहीं ना कहीं हमारे कम हो जाते हैं, बच जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे माइंड्स जो है आपस में डिस्कशन करने के बाद फाइनल डिसीजन पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा डिले। कोविड में पहला क्या है, करप्शन, ऑर्डिनरी पीपल, फिर बी फॉर बैड डिसीजंस जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव को पता नहीं होता है ग्राउंड रियलिटी, फिर आई फॉर इंस्टेबिलिटी। आई एम वेरी सॉरी, मैंने आई को गलती से स्किप कर दिया था। इंस्टेबिलिटी आपको पता ही है, हर 5 साल बाद डेमोक्रेसी में क्या है, दोबारा से इलेक्शन होते हैं। तो और मतलब 4 साल में भी वो अलग अलग कंट्री का, जैसे अमेरिका इज ऑल्सो डेमोक्रेटिक कंट्री, वहां पे हर 4 साल बाद प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। ऐसे इंडिया में 5 साल बाद होते हैं, और ऐसे चाइल्ड में हमने देखा था 6 साल बाद वहां पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक इंस्टेबिलिटी आ जाती है कि कभी मान लो हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू रहे, फिर लाल बहादुर शास्त्री हो गए, फिर इंदिरा गांधी आ गए, मतलब इंस्टेबिलिटी, एक स्टेबिलिटी नहीं है इसमें, है ना। तो ये चीज इसके अगेंस्ट में आएगी डेमोक्रेसी में। फिर हमने देखा था डिले, आई होप कि हमें दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नो स्कोप फॉर मॉरलिटी, यानी कि वही कोविड में जैसे हमने देखा, तो यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, यहाँ पे कंपटीशन चलता है, यहाँ पे प्ले गेम चलता है कि भाई पावर किसके पास आए। इसी चीज को जब आप देखोगे, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, यानी कि वो ये सोच रहा है कि मुझे ये चीज मिल जाए, वो ये सोच रहा है मुझे सत्ता मिल जाए, जो उसके लिए हमें कितना ही नीचे गिरना पड़े, किसी की भी आलोचना करनी पड़े। और आई होप कि आप ये जो इलेक्शंस जब होते हैं तो उस समय आप अलग अलग फेमस लीडर्स के आप ऐसे ऐसे बयान सुनते होंगे, जैसे कि मतलब कहते हैं कि भाई चलो छोड़ो, मैं उन चीजों पे जाना चाहता हूँ, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। तो ये हो गया नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, राइट, देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। तो आई होप कि एक एक वर्ड से जब हम इनको लिखेंगे तो 1 लाइन एटलीस्ट वी कैन राइट। तो वी हैव 6 पॉइंट, राइट, बट हमें कितने लिखने हैं, 5, राइट। तो इनमें से कोई भी 5 पॉइंट्स आपको समझ, मतलब आप इजीली लिख देंगे, दैट आई एम श्योर। फिर हम आते हैं फेवर पर, इसी टॉपिक में अब हम चलते हैं फेवर पर। और फेवर में जब हम जाएंगे तो हम याद रखेंगे मीडिया। मीडिया आपको पता है इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। तो यानी कहीं ना कहीं वो एक अच्छी चीज है डेमोक्रेसी के लिए, वो जरूरी है। अगर वो निष्पेक्ष, यानी कि अगर वो बिना बायस हुए अगर वो काम कर रही है तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि जिसकी सरकार होती है, ज्यादातर जो जर्नलिस्ट है वो उन्हीं की ही गोदी में जाकर बैठ जाते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, मीडिया। तो मीडिया में आप पहले देखेंगे प्यारे बच्चों, जैसे ही मैं बोल रहा हूँ मोर अकाउंटेबल, इसमें जो कोई भी चीज स्किप नहीं होनी चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट, जो इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन भी जो आपका बनता है वो भी मैं इसमें साथ साथ में आपको बताऊंगा, जिसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, दैट इज चाइना फेमाइन। चाइना फेमाइन आया था प्यारे बच्चों 1958 से 61, 58, 59, 60, 61, लगभग 3 साढ़े 3 साल ये चला था, ठीक है। और इसके अंदर 3 करोड़ लोग, फेमाइन का मतलब होता है अकाल, 3 करोड़ लोग मर गए थे। अभी मैं आ रहा हूं इसके ऊपर। फर्स्ट पॉइंट जो है मोर अकाउंटेबिलिटी, तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही है मोर अकाउंटेबिलिटी कैसे। अब आपको पता है चाइना में, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया जो आपकी बुक में है, जो फेमाइन आया उसके कारण 3 करोड़ लोग मर गए प्यारे बच्चों। तो 3 करोड़ जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो बहुत एक बड़ा नंबर होता है, 3 करोड़। अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट है आपका मोर अकाउंटेबिलिटी, इसको अब हम इससे कोरिलेट करते हैं। चाइना में कौन सी पार्टी है, कम्युनिस्ट, वहां पे उनको मतलब नहीं है बनेगी सरकार होने की, एक ही पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है वहां पे। क्यों? क्योंकि जिसको भी इलेक्शन लड़ना है वो उस पॉलिटिकल पार्टी से पहले मेंबर होना चाहिए। तो इसीलिए, और दूसरी तरफ अब आप डेमोक्रेसी को देखें,
डेमोक्रेसी में आपको पता है कि अगर मान लो जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस, अगर बीजेपी मान लो सरकार में है और वो कोई ऐसा FMI आ जाता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है और वो अगर सही स्टेप ना उठा पाए, जैसे अभी कोविड आया हुआ है, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने किस तरीके से 5 किलो अनाज सब तक पहुंचाने की अभी घोषणा की, आपने देखा होगा अभी 1-2 दिन पहले ही। तो अगर ये घोषणा ना करें तो कांग्रेस जो है वो अपना नाम कमाने के लिए, क्योंकि आपको पता है इट्स अ डर्टी पॉलिटिक्स, तो वो अपना नाम कमाने के लिए या अपने आप को प्रेजेंस दिखाने के लिए वो फिर लोगों की कहीं ना कहीं हेल्प करना शुरू कर देगा और उनको मतलब मोटिवेट करना शुरू कर देगा सरकार के खिलाफ, ताकि जब नेक्स्ट इलेक्शन आए तो सरकार लोगों को ये पता चले कि हमारी इस सरकार ने कोई मदद नहीं की थी, अब हम इनको दोबारा से सत्ता में नहीं आने देंगे, इतने लोग मर गए थे। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से भी लोगों के जो हित में काम होते हैं। अब इसी चीज को आप चाइना में देखें, चाइना में ऐसा क्यों नहीं हुआ? चाइना में अगर उनको करना है तो दे विल डू, अगर उनको नेग्लेक्ट करना है तो नोबडी कैन क्वेश्चन देम, मर रहे हैं तो मरने दो, नोबडी कैन कोई भी उनसे ताकत छीन नहीं सकता है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी के पास ही ताकत रहनी है, उसी का मेंबर ही वहां का प्रेसिडेंट बनेगा। तो ये फर्क है एक डेमोक्रेटिक और कम्युनिस्ट में। मैं इसी तरीके से आप मोनार्की ले लो, बेशक ये तो आपके चाइना का एग्जांपल दिया हुआ है, तो जब आप मोनार्की में भी लेंगे, अगर राजा को करना है किसी के लिए कुछ तो वो करेंगे, नहीं करना है तो भी उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है और ये एक डेमोक्रेसी है, तो कहीं ना कहीं से मतलब अपने लालच में या किसी भी चीज में हेल्प की जाती है। तो इसलिए जो डेमोक्रेसी है वो मोर अकाउंटेबिलिटी है, यानी डेमोक्रेसी के अंदर अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? M फॉर मीडिया एंड M फॉर मतलब मीडिया से जो पहला M है दैट इज मोर अकाउंटेबिलिटी। फिर है एनहेंस डिग्निटी ऑफ सिटीजन, इसे क्या है? एनहेंस डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स और पीपल। अब कैसे? आपको पता है कि मोनार्की में पीपल की कोई वो नहीं ली जाती है कि भाई आपसे पूछा जाएगा, जब जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे। कम्युनिस्ट में भी ऐसा नहीं पूछा जाता है। उन्होंने अगर कोई जमीन एक्वायर करनी है तो उसको ये मतलब नहीं है कि ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, नो, उनको करनी है तो वो करनी है। बट इन डेमोक्रेसी आपको पता है, जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा है दैट इट इज अ रूल ऑफ पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो खुद ही दे आर नॉट सब्जेक्ट of king, they are not subject of their representative, but they are themselves the king, they are themselves the rulers, क्योंकि वही चुनते हैं किसको? अपने प्रतिनिधि को। यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन्स की जो है वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि वोट चाहिए और वोट के बाद ही कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति को सत्ता पानी है वो सत्ता में आएगा। और आप जानते भी हैं कि डेमोक्रेसी में लोगों का शासन होता है, ना कि लोग किसी राजा का एक सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि उनकी एक वस्तु होती है, ऐसा नहीं है, है ना। तो सेकंड पॉइंट इज जो फेवर में है दैट इज इट एनहांसेस डिग्निटी ऑफ पीपल और सिटीजन्स। फिर डी फॉर देखेंगे डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स डीलिंग मेथड्स। किसी और कंट्री में अगर आप जो डेमोक्रेटिक नहीं है वहां पर अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, तो देखो हर कंट्री में चाहे वो रिलीजन के बेस पे डिफरेंस हो, चाहे वो कास्ट के बेस पे हो, चाहे वो आपकी फीचर्स के हिसाब से हो, तो डाइवर्सिटीज तो होती है। और इंडिया जो है ये बहुत ही बड़ा एग्जांपल है। आप हर स्टेट में देखेंगे डाइवर्सिफाई है, स्टेट के अंदर भी आप अगेन डाइवर्सिफाई देखेंगे। तो इस डेमोक्रेसी जो है इसमें कोई परमानेंट विनर या वो नहीं है, इसमें हर तरह के लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं उनका ध्यान रखा जाता है। क्यों? क्योंकि फिर अगेन डिस्कशंस, लॉन्ग मीटिंग्स, है ना, डिफरेंट माइंड, वो मिलकर फिर डिसीजन को फाइनल करते हैं। तो इससे क्या होता है? तो डेमोक्रेसी में क्योंकि स्कोप ऑफ इसमें आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो भी गया है तो आप उसको विरोध प्रकट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि डेमोक्रेसी में ये क्योंकि पावर है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के अंदर ये उसका फीचर है, तो इस वजह से यहाँ पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सोशल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनको जो हमारा डील करने का जो मेथड है इट इज डिफरेंट। तो आपने देखा इंडिया डेमोक्रेटिक है पिछले 50-70 सालों से, तो उसके बाद भी हमारी जो कंट्री है वो यूनाइटेड है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग जो सोशल डिविजन्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनकी हर किसी को हम प्राथमिकता
देते हैं, ठीक है। तो इट इज अ डीलिंग मेथड इन अ डेमोक्रेसी, राइट। फिर आप देखेंगे आई, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन। ये वही पॉइंट है जो मैंने उधर आपको बताया था कि वो वहां पे हमने अगेंस्ट में किया था कि डिले होता है, लेकिन इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द डिसीजन, क्वालिटी ऑफ डिसीजन को भी ये कहीं ना कहीं इंप्रूव करता है, क्योंकि इससे जो नेगेटिव इंपैक्ट होना होता है बिकॉज ऑफ दी हरीनेस, अगर हम जल्दी में किसी चीज को पास कर देते किसी डिसीजन को तो उससे नेगेटिव भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि इतनी सारी मीटिंग्स, इतना सारा एक प्रोसेस के थ्रू अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की जो अप्रूवल चाहिए होती है, उसके कारण जो डिसीजन जब बाहर निकल के आते हैं तो दैट इज ऑलवेज गुड, ठीक है। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजंस। फिर लास्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट, अलाउ अस टू करेक्ट आवर सेल्फ। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, देखो डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि एक मैजिकल चीज है कोई कि भाई आपने डेमोक्रेसी किया तो एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, नहीं। डेमोक्रेसी प्यारे बच्चों मतलब इसमें लोग अपने द्वारा खुद डिसीजन लेते हैं। अगर और जब वो डेमोक्रेसी में आपने उसके फीचर्स भी देखे और अभी जो आपने चीजें देखी कि इसके अंदर लोगों के पास स्कोप है बोलने का, प्रोटेस्ट करने का, डेमोन्स्ट्रेट करने का, तो यानी कि अगर समय के साथ लगता है कि जो डिसीजन लिया गया है वो सही नहीं है तो इन डेमोक्रेसी यू कैन करेक्ट योर मिस्टेक। तो ये एक फीचर बहुत अच्छा है, ये आपको कम्युनिस्ट में नहीं मिलेगा, मिलिट्री रूल में नहीं मिलेगा, डिक्टेटर रूल में नहीं मिलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जब हम ये देखते हैं तो लास्ट में आर्गुमेंट्स अगेन, ये आपके एक एक पॉइंट है प्यारे बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये जो बोल्ड में लिखे हैं यही पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये जो इसके मेरिट्स में जब आप देखेंगे तो लास्ट वाला जो पैराग्राफ है मैं आपको बोल के सुनाना चाहता हूं। लेट अस सम इट अप, डेमोक्रेसी कैनॉट गेट अस एवरीथिंग and is not the solution to all problems, but it is clearly better than any other alternative that we know। और आपने ये चीज आई थिंक आप महसूस कर रहे होंगे कि ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। It offers better chances of a good decision. It is likely to respect people's own wishes and allow different kinds of people to live together, right? ये इन्हीं को इन्होंने different language में बोला है। Even when it fails to do some of these things, it allows a way of correcting its mistake and offers more dignity to all citizens. That is why democracy is considered the best form of government. तो इसी वजह से डेमोक्रेसी को एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला गया है। तभी आपने देखा ना कि कितनी सारी कंट्रीज जो हैं वो डेमोक्रेसी की तरफ अग्रसर हो रही है, यानी कि हर कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक कहलाना पसंद करती है, लेकिन हमें उनके फीचर्स का ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे ब्रॉडर आइडिया क्या है डेमोक्रेसी का, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, आपने इसमें जो मैडम लिंगदो की क्लास में जो बच्चों की डिस्कशन थी कि रोज उसमें कहती है कि एक हमें ऑनेस्ट और डिक्टेटर चाहिए जिसके पास फटाफट डिसीजन, जिसको पार्लियामेंट, इलेक्शन, इन सब की कोई चिंता ना करनी पड़े, लेकिन वो एक खतरनाक रूप भी ले सकता है, राइट। फिर हमने जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, जो अगेंस्ट में जब आप देखोगे तो आपको याद रखना है कोविड, नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। 6 पॉइंट्स हो गए इसमें, हमें 5 ही करने हैं, लेकिन अगर 6 लिखेंगे तो दैट्स एक्सीलेंट। फिर जब हम फेवर में जाएंगे तो हमें याद रखना है मीडिया, राइट। एम फॉर मोर अकाउंटेबिलिटी, देन ई फॉर एनहांस पीपल्स और सिटीजन्स डिग्निटी। फिर डी फॉर इज डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट्स मेथड, डीलिंग मेथड, किस तरीके से डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट को मतलब डील करते हैं। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन, दैट सेम जो हमने अगेंस्ट में भी किया था और इसमें भी, एंड इट गिव अस द स्कोप टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। आई होप आई एम एबल टू डू जस्टिस इन दिस वीडियो एंड दीज 2 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है प्यारे बच्चों तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। दिस इज फॉर योर क्लिक। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। और साथ में आज 4 जुलाई है, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ था, राइट। गॉड ब्लेस यू ऑल।